inclusive practices for quality education in higher educational institute. ICSSRच्या स्पॉन्सर्ड असलेल्या या 2 दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये च्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या निमंत्रित व्याख्यानाच्या या सत्रामध्ये मी आपणा सर्वांचे सस्नेह स्वागत करतो. आपण कालच्या सत्रामध्ये उद्घाटन समारंभाच्या नंतर डॉक्टर श्रीकृष्ण महाजन सर यांचं एक निमंत्रित सत्र आणि एक टेक्निकल सेशन पूर्ण केलं आणि आज सकाळी एक टेक्निकल सेशन पूर्ण केल्यानंतर आता आपण एका निमंत्रित सत्राकडे वळालेलो आहोत. यानंतरची आजची जी काही रूपरेषा असणार आहे, या निमंत्रित सत्रानंतर एक पॅनल डिस्कशन असणार आहे आणि पॅनल डिस्कशन नंतर समारोपाचं सत्र सुरू होणार आहे. मी प्रत्येक सत्र हे एका विशिष्ट उद्देशाने निश्चित केलेलं आहे आणि त्या उद्देशाला अनुसंगून त्या सत्राचे जे रिसोर्सेस आहेत ते रिसोर्सेस बोलवले आहेत. प्रत्येक जो रिसोर्स आहे हा तेवढ्याच ताकदीचा, तेवढाच महत्वाचा आहे. परंतु आत्ताच्या सत्रासाठी इनोव्हेटिव्ह प्रॅक्टिसेस फॉर क्वालिटी एज्युकेशन, नाविन्यपूर्ण जे काही उपक्रम आपल्याला तयार करायचे आहेत किंवा आता येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला करावे लागणार आहे, या विषयासाठी तेवढ्याच ताकदीचे आज आपल्याकडे रिसोर्स उपलब्ध आहेत. माननीय डॉक्टर संजय इंगोले सर. मी डॉक्टर संजय इंगोले सरांचं या श्री विजयसिंह यादव महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये सस्नेह स्वागत करतो आणि यासाठी चेअर करण्यासाठी आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत जयंत गाडगे सर आणि त्यांचंही मी या प्रांगणामध्ये सहर्ष स्वागत करतो. मी समाजशास्त्र विभागाचे प्रमुख माननीय चव्हाण सर यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर संजय इंगोले सर यांचं स्वागत करावं. डॉक्टर अशोक चव्हाण सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचे चेअर माननीय जयंत गाडगे सर यांचं स्वागत. त्यांच्या नावावरून आपल्या लक्षात आलं असेल मूळ महाराष्ट्राचे आहेत, परंतु त्यांचं मेजॉरिटी जे काही आत्ताचं राहणं आहे ते उत्तर भारतामध्ये झालेलं आपल्याला दिसत आहे. आणि म्हणून डॉक्टर संजय इंगोले यांचं जे काही शिक्षण आहे हे शिक्षण BSc आणि त्यांनी ऍग्रिकल्चर मध्ये केलेलं आपल्याला दिसत आहे. परंतु त्यानंतर मात्र जगातल्या नामवंत अशा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मधून त्यांनी MSW पूर्ण केलं आणि त्यानंतर त्यांनी JNU, जे आज टीव्हीवर आपण टीव्ही उघडली की JNUचं नाव आपल्याला समोर दिसतच, आणि म्हणून JNU सारख्या नामवंत अशा स्वरूपाच्या विद्यापीठामध्ये त्यांनी MPhil आणि PhD या दोन्ही पदव्या पूर्ण केल्या. त्यानंतर आज जगाच्या रँक मध्ये आणि भारताच्या रँक मध्ये ज्या दिल्ली युनिव्हर्सिटीचा क्रमांक लागतो त्या दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये सरांनी सुरुवातीला त्यांचे प्राध्यापक म्हणून जे काही करिअर आहे ते सुरुवात केलं आणि आता सर जे सोशल वर्क मध्ये जगातल्या आणि भारतातल्या टॉपेस्ट या युनिव्हर्सिटीमध्ये ज्या जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीचा उल्लेख आपल्याला करावा लागतो त्यामध्ये सरांचं आता सध्याला असोसिएट प्रोफेसर म्हणून सध्याला योगदान चालू आहे. म्हणजे सरांचं एकंदर मूर्ती लहान दिसते आहे, परंतु सरांचं जे काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कॉन्ट्रीब्युशन अतिशय महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन असलेलं आपल्याला दिसत आहे. सामान्य घरातील, अतिशय शेतमजुराच्या घरातील एक मुलगा दिल्लीच्या पर्यंत जाऊन आपलं काय कर्तृत्व करू शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून आजचा रिसोर्सेस आपल्या समोर उभा आहे. आज आपल्याकडे प्रोफेसर टाटा इन्स्टिट्यूटचे प्रोफेसर रमाया असतील, ज्यांचं या भारताच्या पॉलिसी मेकिंग मध्ये विशेषतः इन्क्लुसिव्ह पॉलिसी मेकिंग मध्ये ज्यांचं महत्वाचं योगदान आहे, आणि विवेक कुमार असतील ज्यांचं इन्क्लुसिव्ह पॉलिसी मध्ये भारताच्या महत्वाचं योगदान आहे. या दोन्ही प्रोफेसरांच्या हाताखाली ज्यांचं शिक्षण झालेलं आहे ते आजचे प्रोफेसर संजय इंगोले सर आहेत आणि म्हणून अधिकच त्यांचा परिचय मला करून देता येऊ शकेल, परंतु मला वाटतं की हा परिचय करून देणं त्यांचा वेळ खाण्यासारखा आहे. म्हणून मी सरांना इथे आमंत्रित करतो की त्यांनी यावं आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम जे काही आहेत त्याच्यावर आपलं वक्तव्य करावं. साथियों, when it comes to inclusive practices for quality education, particularly in higher educational institutions, we as a nation
they are much behind even the IIT and IIMs and the so-called central universities of our country. They do not figure into the rank of the international universities, world universities. So that is very sad affair. And therefore, probably the theme of this seminar is much relevant, because when we ponder upon it, when we brainstorm the issue with which we are confronting, the point on which we feel little, we be little, needs to be taken to our heart. दुखद है कि हमारे देश के जो संस्थान हैं वो दुनिया के जो अच्छे संस्थान उनकी सूची में नहीं। और एक बात मैं कहूं कि ऑल दी टॉप लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, starting from the Pandit Jawaharlal Nehru and ending to Vallabhbhai Patel and Dr. Ambedkar, they were not educated for their higher education in this country, fortunately or unfortunately, including Jayaprakash Narayan. भारत में नहीं पढ़े ये लोग, और ये भारत में नहीं पढ़े इसलिए कुछ हमें हासिल हुआ, ऐसा कहते हुए मुझे बहुत दुख है। मेरे राष्ट्र के प्रति मेरी श्रद्धा पूरी है, परंतु मुझे दुख है इस बात कि मेरे देश में जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। मेरे देश में कुछ जगह मिलता होगा, हो सकता है आपके कॉलेज में मिलता होगा, उनके प्रति मैं क्षमा चाहता हूं कि जब मैं बड़ा वक्तव्य कर रहा हूं कि मेरे देश में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, तो मैं लाखों करोड़ों जो विद्यार्थी है हमारे देश के, उनकी बहुसंख्यक तुलना में मैं ये कह रहा हूं, बहुत छोटे लोगों को, बहुत छोटे समूह को किसी छोटे कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन मिलता होगा, लेकिन वो अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। ऐसा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको मैं दुखी करना चाहता हूं कि दुखी होंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में खुश रहने से ये अवस्था को बदलेंगे नहीं। वैसे मुझे याद आता है ऐसा कहते समय कि हमारे महाराष्ट्र के एक तथाकथित संत ने कहा है, ठेविले अनंते तैसे चिरा विद्युतीय सुजावे समाधान, and Savitribai Phule would like to contradict with this. She contradicted with that. She challenged, she contested with Sant Ramdas, saying कि जगी सर्व सुखी आशा एक आहे, विचारी मना तुझ शोधुनी पाहे, मनात वाचिरे ज्ञान संचित केले दया सारखे सौख्य प्राप्त केले। सावित्रीबाई ने कंट्राडिक्ट किया, विरोधाभास पैदा किया, विरोध किया रामदास का कि इंसान को जिस हालात में वो है उसमें संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, अच्छे हालात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने ये चीज कहना चाहता हूं, और मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि यदि हम ये समझना चाहते हैं, यदि हम दुखी है, इसको बदलना चाहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, कवि दुष्यंत ने कहा। तो अगर दुख ज्यादा हुआ तो फिर उसका रास्ता निकलना चाहिए। रास्ता इसी चीज से निकलता है कि जो चीज है उसको समझने की कोशिश की जाए। व्हाट इज दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एजुकेशन, और व्हाट इज दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी अगर हम सामान्य आदमी की भाषा में देखें, सामान्य आदमी क्वालिटी किसको कहता है, गुणवत्ता किस चीज को कहता है? सामान्य आदमी
उस चीज को गुणवत्ता कहता है। जो चीज पाने के लिए अगर उसकी इच्छा हो और वो ये सुने दूसरों से, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अप्रतिम, ऐसे शब्द सामान्य आदमी अगर किसी सर्विस के बारे में, किसी कमोडिटी के बारे में कहे तो लोग उसको कहते गुणवत्ता। So something which is desirous, something which is incredibly valued, अतुलनीय कोई चीज है जो इंसान चाहता है कि ये मुझे मिलना चाहिए और बार बार उसका मन करे कि हाँ वो लड्डू हमने खाया था, बार बार मन करता है कि वही लड्डू खाया जाए। ऐसी चीज, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग जब मन में आती है तो लोग उसको क्वालिटी कहते हैं, कॉमन आदमी उसको क्वालिटी कहते हैं। और जब कॉमन आदमी किसी चीज के संदर्भ में डाउट उसको होता है कि ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, तो समझ जाने का वहां क्वालिटी नहीं। कॉमन आदमी की फीलिंग से अगर देखें तो क्वालिटी को डिफाइन करने का पहला पैरामीटर है, पीपल शुड, द कंज्यूमर, द सर्विस यूजर शुड accredit incredible value to the service or the commodity that is being provided. The service user, the customer should certify. And who is the customer of the education? Our student. Student is the service user. The student should feel that I should not miss a class. I should attend this college, this professor, this teacher. If that kind of a feeling and passion is there amongst the student, then we can say at that particular point, at that particular institution, the education is quality education. The second parameter that we can accredit to the education is the service user should be fully satisfied with what he has paid for acquiring something. And the third thing, they must suggest to the other that you should go for this. ये आप करिए, यहां जाइए, यहां बच्चों को पढ़ाइए. And last I will say, the public at large should qualify and certify, yes, that is true. वहां बढ़िया एक शिक्षा मिलती है, ये पब्लिक ने कहना चाहिए। हम अपने बारे में कहते रहे उससे नहीं, पब्लिक ने कहना चाहिए। So that will become, that will qualify something as quality, and if it is education, quality education. And when public says something about you, that is based on the performance, the product that you produce, your student. If student satisfies the public, the market, when the student provides service to the society and society is fully satisfied, society accredits incredible value, the society acknowledges the contribution, then that certificate given to the student is the certificate for the institution from where that student is educated. That's how I would like to throw light on this. Now having said that, कि ये लोगों ने कहना चाहिए, कोई सेवा लेने के बाद लोग संतुष्ट होने चाहिए। आपके विद्यालय का कोई विद्यार्थी डॉक्टर हो गया, पत्रकार हो गया, राजनेता हो गया, उसको देख के लोगों को याद आना चाहिए कि कौन से कॉलेज से ये पढ़ा था, कहां से ये आया था। वो कॉलेज के लिए और टीचर के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं सोशल साइंसेस में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं नेचुरल साइंसेस के ऊपर नहीं जाऊंगा, और मैं अपनी बात अब दो चीजों के ऊपर रखना चाहूंगा आपके साथ। एक,
कि इंक्लूसिव मेथोडोलॉजी, समावेशी पद्धति, शिक्षा में समावेशी पद्धति कौन सी होनी चाहिए, उसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है और उसमें कल्पकता क्या होगी, इनोवेशन क्या होगा। ये समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि कोई भी सेवा, कोई भी इनोवेशन, कोई भी नवसृजन का आधार समाज में प्रचलित समस्या होती है। यदि आपके किसी कृति या किसी कल्पना से समाज की कोई समस्या हल हो गई तो आपकी जो कल्पकता है उसका कोई मूल्य होगा, अन्यथा कोई मूल्य नहीं होगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो उन्होंने पब्लिक में एक स्टेटमेंट दिया। तब मैं नया नया टीचर बना था 2010-11 में, 9-10 में, समथिंग लाइक दैट। और उन्होंने कहा, पब्लिक में कहा 5 साल ऑफिस में रहने के बाद, कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज द प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप क्राइसिस। नेतृत्व की कमी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई साधारण आदमी नहीं कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जिनके एजुकेशनल क्रेडेंशियल के बारे में भी कोई सवाल नहीं है, जैसे भी प्रधानमंत्री के एजुकेशनल क्रेडेंशियल के बारे में सवाल चल रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाओ मोदी जी कौन से स्कूल में पढ़े थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये पब्लिकली कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या देश में नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप क्राइसिस। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मैं इसके ऊपर सोचता रहा और मैं याद करता गया कि मेरे देश की संसद कैसे काम करती है, मेरे देश में बैठने वाले सांसद लोगों के बारे में मेरे सामान्य जनों का क्या मंतव्य है, क्या विचार, कैसे लोग देखते हैं उसके बारे में। तो मुझे ये पता चला वो हंसी के पात्र है, लोग हंसते हैं। हमारे देश के लोग हमारे पार्लियामेंट में जब हाहाकार होता है तो हमारे अपने प्रतिनिधियों के ऊपर हम लोग हंसते हैं। जब कोई गहन चर्चा चल रही होगी तो हमारे पार्लियामेंट में कुछ ऐसे स्वच्छंदी कवि है जो खुद भी हंसी मजाक का पात्र बनते हैं और देश को भी हंसी मजाक का पात्र बनाते हैं और कविता गाते हैं। जहां मंथन चल रहा होता वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं और लोग हंसते हैं, अभी भी हंस रहे हैं। और सदन आधा बैठा रहता है, बहुत सारे लोग अटेंड ही नहीं करते हमारे देश के पास। फिर मैं अपने विद्यार्थियों को पूछता हूं, लगातार सन 2009 से पूछ रहा हूं, जब मेरे पास पहली नई बैच आती है और मैं पढ़ाने के लिए जाता हूं तो मैं अपने बच्चों को पूछता हूं, मेरे विद्यार्थियों को पूछता हूं कि यदि आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे को आप क्या बनाएंगे, व्हाट इज योर चॉइस। तो अभी देखिए मुझे 14 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एकेडमिक्स में 15 साल हो गए। पहले मैं रिसर्च में था, बाद में टीचिंग में आया। 15 सालों में से 14 बार मैंने ये सवाल पूछा और 14 बार मुझे एक भी छात्र नहीं मिला जिस क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं जिसने ये कहा हो कि मैं अपने बच्चे को इस देश का जो है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनाऊंगा, इस देश का एक उत्कृष्ट सांसद बनाऊंगा। एक ने भी नहीं कहा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इसके आसपास अगर नहीं, उसको जो चाहिए वो तो बेजिम्मेवाराना वक्तव्य होता है कि नहीं, हम अपने बच्चों को तो जो बनना चाहे वो बनने देंगे। वो तो हमने सवाल ही नहीं पूछा, हम हाइपोथेटिकल पूछ रहे हैं।
कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को पार्लियामेंट्रियन बनाऊंगा, राजनेता बनाऊंगा। जिस देश में एस्पायरेशन ही नहीं है, उस देश की ये समस्या जो राष्ट्रपति बता रहे हैं कि इस देश में नेतृत्व की कमी है, जायज है। लेकिन इस चीज में इंटरवेंशन, इसमें हस्तक्षेप भी जरूरी है। यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये एजेंडा नहीं रखते कि हमारे कुछ छात्रों में से कुछ छात्र इस राज्य की विधान परिषद में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए, देश की लोकसभा में जाना चाहिए, ये अगर विश्वविद्यालय और उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज का अगर एजेंडा ही नहीं है, तो प्रोड्यूस कहां से होगा? हवा से। जब आपने उसको लक्ष्य ही नहीं रखा कि हम ये पैदा करेंगे, तो बाई चांस कोई पैदा हो गया, उसका सत्कार करने के लिए आप बुलाएंगे। इट इज नॉट एक्चुअली योर एफर्ट। उससे थोड़ा होता है। आप अगर सोचते हैं कि मेरे छात्रों में, मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चों में से कम 5 लोग हम ऐसे तैयार करेंगे जो आने वाले समय में, अगले साल 24 में हमारे 5 क्यों 10, मुझे लगता है कोल्हापुर जिला में कम से कम 10 मेंबर असेंबली बनते होंगे, एमएलए बनते होंगे। तो हर असेंबली में कम से कम 1 या 2 कैंडिडेट हमारे कॉलेज के होने चाहिए, ताकि वो इस भूभाग की एस्पायरेशन को यहाँ की विधानसभा में ली जाए, पार्लियामेंट में ली जाए। इसके ऊपर क्या विश्वविद्यालय कॉलेज काम करता है? क्वालिटी कहां से पता चलेगी? परफॉर्मेंस से पता चलेगी। अगर आपका कोई आदमी परफॉर्म ही नहीं कर, सबसे बड़ी समस्या राजनीति की है इस देश में, और राजनीति में कॉलेज और विश्वविद्यालय अगर हस्तक्षेप ही नहीं करेगा, पैदावार ही नहीं देगा उधर, तो ये जायज है कि सारी दुनिया इसके ऊपर हंसेगी कि प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है। दुखद है। मतलब ये हमारे प्रधानमंत्री हमको, मतलब खुशी बात नहीं कह रहा हूं मैं, इसके ऊपर हंसने वाली बात नहीं। मुझे दुख है इस बात का कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। वो मेरे अस्मिता का प्रतीक है, मेरे प्रधानमंत्री मेरे अस्मिता का प्रतीक है, परंतु उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। इसमें शर्मसार किसको होना चाहिए? शिक्षा संस्थान को शर्मसार होना चाहिए कि एक आदमी इतना एस्पायरेंट था और वो आदमी को इस देश की शैक्षिक संस्था अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। वो ऐसे इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी में भर्ती हुआ जिसका नाम आरएसएस है, और वो सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, देंगे तो बदनामी होगी। उनका सर्टिफिकेट लोग वैलिड नहीं मान रहे, उल्टा मान रहे, खराब मान रहे उस सर्टिफिकेट को। अब वो नोन है, सबको नोन है कि he was educated in RSS, but unfortunate to know that he could not get attracted by educational institution when he was a small child. उस स्कूल ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया, उस आदमी को विश्वविद्यालय ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया, उसको एक सामाजिक संस्था ने अट्रैक्ट किया। ये दुखद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दुखद घटना। एक बात है। दूसरी बात, हमारी दूसरी समस्या क्या है इस देश की? राजनीति के बाद इस देश की बड़ी समस्या है गरीबी। इनोवेशन अगर हमको करना है तो इसमें करना होगा जो समस्या है। समस्या हमारे देश की राजनीति है, राजनीति में नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व पैदा करने के लिए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमको तैयार करनी चाहिए। कभी विद्यार्थियों के इलेक्शन वगैरह होते थे, अब वो भी बंद है, तो वैसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। आई प्रपोज, आई थिंक प्रोफेसर निसर्गन विल नोट डाउन दिस इन हिज माइंड, दैट the college or university must engage their students in their daily routine administration and management. That is the first method they should adopt. एक किसान का बच्चा किसानी कैसे सीखता है? अपने बाप के साथ खेती में जाता है। बाप जब हल चला रहा होता है, वो खुरपी से हल चला रहा होता है। बाप जब बैल बांध रहा होता है, वो मिट्टी के बैल बना रहा होता है।
उनको बांधता है। वो जवार के टिपरू से बैलगाड़ी बनाता है। वो ऐसे ही सीखता है। सोशियोलॉजी मुझे यही बताती है, रोल प्लेइंग इन द चाइल्डहुड इज नथिंग बट ए प्रिपरेशन टू टेक अप द रियल लाइफ रोल। समाजशास्त्र तो ये पढ़ाता है कि बचपन में जो खेल खेलता है बच्चा, वो वास्तव में वास्तविक जीवन में वो भूमिका अदा करने की तैयारी कर रहा होता है, तालीम कर रहा होता है, रियाज कर रहा होता है। शादी ब्याह करते बच्चे भाटुक लीचा खेड़ा मदनी राजा लिख रहा है। अब वहां रोटी पकाते खाना पकाते हैं छोटे छोटे बच्चे, जीवन में आगे जाके उनको खुद करना पड़ता है। तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये देश की बड़ी समस्या है, राजनीति में नेतृत्व की कमी है, क्वालिटी नेतृत्व की कमी है, तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस प्रोजेक्ट को लेंगे कि अपने विद्यार्थियों में इंटरेस्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी तालीम यहां चलाएंगे? क्या उनको मुखर करेंगे कि उनको बोलने की, उनको लिखने की, आर्गुमेंट करने की, क्या उनको डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग देंगे? व्हाट इज डेमोक्रेटिक प्रोसीजर? केवल नागरिक शास्त्र की 20 पेज की किताब पढ़ने से कोई आदमी प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट का सांसद या आमदार नहीं बनता। उसमें हैंड होल्डिंग है क्या? बच्चों की हैंड होल्डिंग है? आपके यहां पर मेंबर पार्लियामेंट है, आपके जिला में आपके यहां पर आमदार है, क्या आमदार लोगों के साथ आप में आपके स्कूल के कुछ 10 बच्चे काम कर रहे हैं कि आमदार साहब क्या योजना अमल कर रहे हैं, कि राज्य से कितना फंड आया है, केंद्र से कितना फंड आया है, कितनी योजना है? क्या हमारे बच्चे अपने नेबरहुड में लोगों की समस्या हल करने के लिए, विधवा महिला के लिए कितनी स्कीम, अरे स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम के कक्षा में बैठा हुआ था, मैडम करियर स्कॉलरशिप लो, और जो लेके गए वो पूरे कागज लेके नहीं जा रहे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पब्लिक के लिए सरकार ने योजना बनाई, वो पैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्यों? पब्लिक को असिस्टेंस नहीं है। क्या ये विद्यार्थी, आपके कॉलेज के विद्यार्थी अपने नेबरहुड में जो सारी योजनाएं सरकार की है उसका लाभ लोगों को मिले, इसके लिए समूह बना करके अपनी रूटीन एंगेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, ये काम करने के लिए तैयार है? अगर ये करेंगे तो लोग कहेंगे कि विजय सिंह चौहान कॉलेज के विद्यार्थी हमारे पास आए थे और वो बड़े काबिल लोग हैं, उन्होंने हमको XYZ बेनिफिट दिलवा दिया। दैट इज द सर्विस यू प्रोवाइड। If you are not able to provide any service to the masses, even after getting education, you are useless. आप डिग्री ले लीजिए और आप कहीं जाकर के नौकरी कर लीजिए, पब्लिक की कोई अगर समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूजलेस है। इसके बारे में आप सोचिए। दूसरा, हमारे देश में प्रॉब्लम है कास्टिज्म। एक है पॉवर्टी, जिसके लिए सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाए रखी है, लेकिन उसका लोगों को वास्तव में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना। लेकिन एक इस महाराष्ट्र का आदमी था जिसने पॉवर्टी के बारे में कुछ काम किया, जो ज्योतिबा फुले से प्रेरित था, जिसे शाहू महाराज का समर्थन था। उसके बारे में एक महिला गा रही है, माया विमान माए सोनिया न भरली वो ओटी भर सोना देखा क्या किसने अपनी जिंदगी में? देखा ओटी भर सोना? कड़ूबाई गा रही है, मां विमान माए सोनिया न भरली वो ओटी। दैट वाज द सॉल्यूशन दैट अंबेडकर प्रोवाइडेड for poverty. When Ambedkar was interrogated by Sayajirao Gaikwad when he was provided scholarship, and he raised a question, Mr. Ambedkar, tell me, what will you after taking education? And Ambedkar replied, I'll go to the best educational institution and I'll study commerce, I will study political science, administration, anthropology, sociology, and all social sciences and humanities. And
in the light of the knowledge that I gain, I will solve the problems of my people. ये पूछा था बाबा साहब अम्बेडकर को सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप देते समय कि क्या करोगे अम्बेडकर बाहर जाके। उन्होंने कहा मैं वाणिज्य पढ़ूंगा, मैं अर्थशास्त्र पढ़ूंगा, मैं समाजशास्त्र पढ़ूंगा, राजनीति पढ़ूंगा और उसके नॉलेज के प्रकाश ज्योति में लोगों की समस्याएं आकर हल करूंगा। और हल की, बहुत सारी समस्याएं हल करी। तो हमारे पुरखे शाहू महाराज, फुले साहब, बाबा, वो हमारे सामने आदर्श है। क्या हम उनकी राह पे चल रहे हैं? साथियों, लड़ाई विचारधारा की, एजुकेशन पॉलिसी जो भी बनी, अब हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी पेच है, उसके अंदर जो भी समस्याएं है, वो हमारे बस की बात नहीं है, कॉमन आदमी के और टीचर के बस की बात नहीं। बन रही थी तब हम लोग उसका पार्ट थे, हम सजेशन दे रहे थे, हम एडवोकेसी कर रहे थे, हमारी एक ना सुनी गई। लेकिन अब जो बनी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना लेकिन हमारे हाथ में। दस्तावेज सरकार ने बना दिया, इंप्लीमेंट हमें करना है। तो इंप्लीमेंट करने में हमारा दिमाग लगना है, टीचरों का दिमाग लगना है। इसलिए हम वो पॉलिसी अगर खराब भी है तब भी वो पॉलिसी अपने विद्यार्थियों के पक्ष में मोल्ड कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। दो चीजों के ऊपर बोलकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक है पावर्टी और दूसरी है कास्ट। सोशल साइंस के लोगों ने इसमें इनोवेशन करने की जरूरत है, इसमें क्वालिटी देने की जरूरत है। इस कक्षा में बैठने वाले लड़के लड़की अपने ही समाज के, अपने ही गांव के, अपने ही शहर के दूसरे जाति के लड़के के साथ, लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। यहीं से दूर जाओगे किसी गांव में तो अभी भी अछूत जाति के लोग सछूत शूद्रों के कुएं से पानी नहीं पी सकते। मैं दावे से कह रहा हूं क्योंकि मेरे गांव में नहीं पी सकते। अभी भी आपको अपने जिला में ऐसी जगह मिलेगी कि जो कुआं कुर्मियों के बस्ती में है, उस कुएं का पानी कुर्मी बस्ती के लोग ही निकालते। हाँ, हमारे महापुरुषों ने, महामानवों ने इतना परिवर्तन जरूर किया कि अब उनके दिमाग से यह गंदगी कुछ कम हो गई, छुआछूत की गंदगी कुछ कम हो गई। लेकिन तब भी जब सैराट फिल्म महाराष्ट्र में चली, सब लोगों ने कहा सच्चाई शादी नहीं, जान ऐसा करोगे तो शादी करोगे तो जान ले लो। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को अंतर जातीय विवाह करने के लिए या किसी का हो रहा है प्रेम हुआ सपोर्ट करने के लिए तैयार है? इस बारे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सोचना चाहिए। यदि मेरे कॉलेज का विद्यार्थी अंतर जातीय विवाह कर रहा है और उसको घर से, परिवार से सपोर्ट नहीं है और कॉलेज से अगर उसको सपोर्ट है, तो इसका संदेश समाज में जाएगा कि श्री विजय सिंह कॉलेज में, विजय सिंह यादव कॉलेज में लोग हैं जो ऐसे काम को प्रमोट करते हैं। जो चीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से प्रमोट होगी, उसकी शादी अगर इस प्रांगण में लगेगी तो समाज में संदेश जाएगा, इसको तो लोगों की मान्यता है, इसको तो टीचरों की मान्यता है, ये तो होना है। और हमारे सामने अगर जाति के आधार पर किसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता हो, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा हूं, या लड़की होने की वजह से अन्याय अत्याचार होता है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका इंक्लूजन होना चाहिए। जेंडर इंक्लूडिंग द ट्रांसजेंडर। उनको, आपको किसी स्कूल कॉलेज में हिजड़े पढ़ते हुए दिखते हैं क्या? हिजड़ों को स्कूल में एडमिशन है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। सारी दुनिया में चल रहा है कि वो भी इंसान है, लेकिन हिजड़ों को, बेचारों को स्कूल में एडमिशन नहीं। तो इसके बारे में अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई
इनोवेशन करे और महिला, नीचे जाति के लोग या किसी ढंग से जो अल्पसंख्यक है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने अंदर समाहित करे, उनकी शिक्षा को फैसिलिटेट करे, तो हम मानेंगे कि हम उस तौर पर अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और पॉवर्टी खत्म करने के लिए जो हमारे पुरखों ने कहा था कि एग्रीकल्चर जो है इसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए पॉवर्टी खत्म करने के लिए, ताकि सारी भूमि अगर एग्रीकल्चर की सरकारी यंत्रणा में होगी तो उसमें लोगों को, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भिन्न भिन्न प्रकार के, इसको साइंटिफिक वे से एग्रीकल्चर करेंगे तो लार्ज स्केल में आपको एम्प्लॉयमेंट केवल एग्रीकल्चर में ही करेंगे। लेकिन हमारा देश नहीं करना चाहता। इसमें अगर हमारे विद्यार्थी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिसर्च करके, इसमें आंदोलन करके, केवल रिसर्च नहीं आंदोलन करके, अगर ये लोगों की गरीबी हटाने के लिए अगर कोई काम करे और उसके लिए कोई मैकेनिज्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ट्रेनिंग से, एजुकेशन से निकले, तो ये माना जाएगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जात पात की जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर मैकेनिज्म डेवलप करे तो ये हो सकता है। दो बातें और कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में हमें कंसेप्ट है हमारी स्किल लैब, जो विषय हम पढ़ाते मानवीय संबंधों से संबंधित, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, उन विषयों के संदर्भ में लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, लोगों की भावनाओं को कैसे समझना चाहिए, सुनना कैसे चाहिए, लिखना कैसे चाहिए, इसके ऊपर 3-3 घंटा क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट बैठ करके 3 घंटा वीकली 3 घंटा स्किल के ऊपर काम करते हैं। स्किल के ऊपर हैंड होल्डिंग होती है। बच्चों को कहते हैं कि अभी हमने लेक्चर दिया, लिख के दिखाओ हमने क्या लेक्चर दिया, रिपोर्ट बनवाते हैं। दो ही स्किल काम आती है पब्लिक में, आपकी राइटिंग और आपकी बोलने की जो कला है, ये पब्लिक में ज्यादा यूटिलाइज होती है। ये दो के ऊपर इंस्टीट्यूशन और आपका प्रदर्शन भी, थिएटर, बोलना, अदाकारी को फेमस काय के लिए है? कौन आदमी ज्यादा फेमस होते हैं? एक तो फिल्म थिएटर वाले फेमस होते हैं, फिर राजनीति वाले फेमस होते हैं, फिर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। इन प्रोफेशन में अगर हमारे इंस्टीट्यूट के लोग जाने हैं तो इन प्रोफेशन के बारे में कॉलेज में स्किल लैबोरेटरीज, स्किल सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए। वो किए बगैर और नेबरहुड में एंगेजमेंट किए बगैर हम अपने तरह से, अपनी ओर से क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और इसके लिए हमको कोई नहीं रोक रहा है। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर इसके लिए कुछ है भी इसके खिलाफ, तब भी वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इंप्लीमेंट करने वाले हम लोग हैं। हम खुद अपने बच्चों को नेबरहुड की समस्या में एंगेज कर देंगे। हम खुद अपने बच्चों को हर हफ्ते 3-4 घंटा, जैसे बॉटनी का, केमिस्ट्री का स्टूडेंट लैबोरेटरी में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करता है, सोशल साइंस का आदमी बोलने की, लिखने की तालीम करेगा, लोगों की समस्याओं के लिए एप्लीकेशन लिखने की तालीम करेगा। मैं हैरान हूं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, मुझसे भी 10 साल बड़े मेरे पास एप्लीकेशन लिखवाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता ही बोले साहब एक्टिविस्ट है। अरे प्रोफेसर हो गया, उसको खुद के बारे में एडवोकेट करना नहीं आता, जब पीटी थी। तो ये बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए, इनके अंदर पत्रकारिता के गुण, लिखने के गुण, अपनी बात मतलब कलात्मक ढंग से अपनी बात आर्टिकुलेट करने की क्षमता उसके अंदर विकसित करने की दालन यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, थिएटर होना चाहिए, नाटक होना चाहिए, राजनीतिक दालन में जाने के लिए यहाँ पर डिबेट, डिस्कशन रेगुलर होना चाहिए और उसमें से लोग आइडेंटिफाई करके उनको एजुकेटर, ट्यूटर लाके रखना चाहिए। कल जाकर के कोल्हापुर के राजनीतिक धरातल पर अगर आपके कॉलेज के 5 एमएलए बन जाते हैं, तब लोग जानेंगे कि विजय सिंह यादव कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।